गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हम उसमें ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं एक्सेप्ट 3 कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर कि क्या होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, क्यों हमें इनकी नीड है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, इनको गैप के नाम से जाना जाता है, GAAP। हमने पढ़ा था यूनिवर्सली ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। जर्नली, गैप मीन्स जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, नॉर्मली जिनको हम जर्नली फॉलो करते हैं उन रूल्स को अकाउंटिंग करते टाइम। इसीलिए हमें इनकी नीड पड़ती है ताकि हम एक जैसी अकाउंटिंग कर पाए। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, CAs का जो इंस्टीट्यूट है ICAI, उसने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जो स्टार्टिंग में क्या थे, ऑप्शनल थे, ग्रेजुअली धीरे धीरे वो क्या बन गए, मैंडेटरी। तो आज के टाइम में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स, बहुत तरह के अकाउंटिंग, स्पेसिफिक अकाउंट करते टाइम या जर्नल अकाउंटिंग करते टाइम हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम क्या करते हैं, एक जैसी अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, जिनको प्रिंसिपल्स को क्या बोला जाता है, गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कहते हैं इनकी नीड क्यों है, इनकी नीड क्यों है, इनकी नीड हमें इसलिए है ताकि हमें एक जैसी यूनिफॉर्म अकाउंटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्पेसिफिकली इंडिया के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो फॉलो करेंगे। तो ऑल ओवर इंडिया हम क्या कर रहे हैं, एक जैसी अकाउंटेंसी को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, क्या फीचर्स हैं इन प्रिंसिपल्स के, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कहते हैं ये मैन मेड है। मैन मेड मीन्स ह्यूमन बीइंग्स ने इनको बनाया है। प्रिंसिपल्स क्या होता है, कोई कॉन्सेप्ट, रूल्स किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए या सीखने के लिए कुछ उसकी लिपि होती है, रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हैं। वैसे ही अकाउंटेंसी करने के लिए कुछ तो रूल्स होते हैं, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, बिजनेस एंटिटी को अलग मानना है, पैसे में जो मेजर होता है उसी को रिकॉर्ड करना है। इसके लिए कहते हैं ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये क्या है, मैन मेड है। दूसरा फ्लेक्सिबल है। जब रूल्स मैन मेड हैं, आदमी ने बनाए हैं ये रूल्स, अकाउंटेंसी हिसाब किताब करने के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं ये ह्यूमन बीइंग द्वारा मेड है, तो हम कहेंगे ये क्या है, फ्लेक्सिबल। एज द टाइम चेंजेस, जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है नए कॉन्सेप्ट सामने आते हैं। ठीक है, अकाउंटेंसी करने के तरीके भी बदल रहे हैं। पहले हम इंडिया में मैच करते थे, आज हम ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉज को मैच करने के लिए अकाउंटेंसी को मैच करते हैं। तो कहते हैं जैसे जैसे चेंजेस आते हैं हम इन कॉन्सेप्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर कोई चीज चेंजेबल है दैट मीन्स इट इज फ्लेक्सिबल। ठीक है, ओके। तीसरा कहते हैं ये यूनिफॉर्म है, मतलब ऑल ओवर द इंडिया अगर आप अकाउंटेंसी करते हो तो सबको अकाउंटेंसी में ये रूल्स को एक ही तरीके से फॉलो करना पड़ता है। तो ये वो रूल्स हैं जो मैन मेड हैं, फ्लेक्सिबल हैं। तीसरा, ये हमारा पर्पसफुल करें, कौन सा पर्पस, FOR मैंने शॉर्ट बना रखा है, FOR, F मीन्स फिजिबल। फिजिबल कोई चीज कब होती है, फिजिबल वर्ड। तो फिजिबल कब होती है, जब वो क्या हो, इजीली अडेप्टेबल हो, मतलब आप इनको इजीली अडॉप्ट करके यूज कर पाए, कॉम्प्लेक्स ना हो ये यूज करने में। तो अगर स्टैंडर्ड्स आपके प्रिंसिपल्स फिजिबल हैं तो आपको अकाउंटेंसी करने में आसानी होगी। ठीक है, FOR, F स्टैंड्स फॉर फिजिबल, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव। कहते ऑब्जेक्टिव हम एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे जो आज पढ़ना है, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। तो कहते हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और आपके जो प्रिंसिपल्स है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, वो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वर्ड का मतलब होता है फ्री फ्रॉम बायस। बायस का मतलब क्या होता है, पक्षपात। ठीक है, हम कहते हैं कि पक्षपात किया है या पार्शियलिटी की है, या पर्सनल बायस होना मतलब हम किसी चीज में भेदभाव कर रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो हमारे जो गैप है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक एंटिटी के लिए ये फेवरेबल है और किसी दूसरी के लिए अनफेवरेबल है।
ये जिसने बनाए हैं उसने किसी फेवर को आगे रख के बनाए हैं? जी नहीं। कोई भी अकाउंटेंसी करेगा तो उसके लिए ये प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए? ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस, फ्री फ्रॉम पार्शियलिटी होनी चाहिए। रेलेवेंस कहते अगर ये यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें क्या दे रहे हैं? यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ही ये गुड है, हमारे काम की है। इनको लगा रहे हैं, इंफॉर्मेशन कोई मिल नहीं रही तो हम किस लिए फॉलो कर रहे हैं इनको? ठीक है, तो 3 चीजें, अगर ये 3 फायदे दे रहे हैं, कौन कौन से? FOR। F मीन्स ये फिजिबल है, अडेप्टेबल है, इजी से लगा सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो क्या होता है? कैपिटल और ड्रॉइंग वर्ड आ जाते हैं जो ये बताते हैं कि ऑनर का पैसा लगाया गया और ले जाया गया। ऑनर अलग पर्सन है, इसीलिए उसके पैसे को कैपिटल ड्रॉइंग्स बोलेंगे, बिजनेस का पैसा नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट लगाया तभी तो ये चीज पता चली। मनी मेजरमेंट, ये कॉन्सेप्ट लगाया तभी तो हमें पता चला कि हम नॉन फाइनेंशियल यानी इमोशनल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट लगाया हमने तो हमें पता लगा कि फुल डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग जो नॉन मॉनेटरी है, ठीक है, फिर काम की है, उनको डिस्क्लोज कर दो। तो अगर हम इनको आसानी से लगा सकते हैं, यानी फिजिबल है, अडेप्टेबल है, ऑब्जेक्टिव है, मतलब फ्री फ्रॉम बायस है, किसी का इसमें कोई लाभ नहीं छुपा हुआ, सबके लिए एक जैसे फायदेमंद है, और रेलिवेंस है, मतलब इनसे हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो ये हमारे लिए इजी होगा, हम इनको अडेप्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा इससे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे, तो ये मैनमेड है, फ्लेक्सिबल है, चेंजेबल है, और हमारे लिए क्या है? इनके 3 फायदे हैं, FOR, फिजिबल, ऑब्जेक्टिव एंड अडेप्टेबल। ठीक है, इनकी नीड क्यों पड़ती है? इनकी नीड इसलिए पड़ती है ताकि हम सब यूनिफॉर्म अकाउंटेंसी, एक जैसी अकाउंटेंसी एक ही तरीके से फ्रूटफुल रिजल्ट्स में कर पाए। एक के बाद एक जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो वो पीछे वाले अकाउंटिंग को समझ पाए, यानी एक अकाउंटेंट के बाद दूसरा अकाउंटेंट आता है तो दोनों की अकाउंटेंसी का मेथड क्या होगा? यूनिफॉर्म, सेम रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। चलिए, आज जो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है, सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट, कहते हैं कितने कॉन्सेप्ट हैं? हमने पढ़ा था 3 फंडामेंटल है। अब तक हमने क्या पढ़ा? 3 फंडामेंटल है। अच्छा, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन में क्या फर्क है? हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट्स वो रूल्स हैं और कन्वेंशन हमारी प्रैक्टिस से परंपराएं बन गई और वो परंपराओं को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, ये चेंजेबल है। अगर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज आता है तो पुरानी परंपरा यानी कन्वेंशन आज के टाइम में अडेप्टेबल नहीं है, सूट नहीं करती है अकाउंटेंसी में, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको नीड के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। बेटर अकाउंटिंग के लिए, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए इनको हम टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो रूल्स बनाए हैं, रूल्स भी चेंज हो जाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे अकाउंटेंसी यूनिवर्सल लेवल पे मैच होती जाएगी तो हमारे रूल्स भी चेंज हो जाते हैं और हमारी कन्वेंशंस भी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, इन्हीं रूल्स, कन्वेंशन यानी कॉन्सेप्ट्स या कन्वेंशंस में से, कॉन्सेप्ट्स को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल्स। दोनों का मतलब क्या है? रूल्स। ठीक है, ये हमारी प्रैक्टिस से आई है, कन्वेंशन किससे सामने आई है? प्रैक्टिस से। ये पहले कुछ रूल बनाए गए, तो कहते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल या कन्वेंशंस हैं, इनमें से 3 फंडामेंटल हैं। 3 फंडामेंटल ये तो फॉलो हो रही है बिजनेस में, ये फॉलो करनी ही पड़ती है, बट ये हमारी कुछ खास में बेसिक अजम्पशन है कि ये तो 100% फॉलो हो रही है। अगर ये फॉलो नहीं हो रही होगी तो उस साल मेंशन करा जाएगा कि दिस ईयर वी आर नॉट फॉलोइंग गोइंग कंसर्न और वी आर नॉट फॉलोइंग एक्रूअल बेसिस, मीन्स वी आर फॉलोइंग कैश बेसिस, एंड कंसिस्टेंसी मीन्स वी आर नॉट यूजिंग एनी मेथड कॉन्टिन्यूसली, कि हम लगातार वो मेथड यूज नहीं कर रहे, हम मेथड को चेंज कर रहे हैं। इनको इनसे अलग इसलिए रखा जाता है कि इनको अगर फॉलो नहीं कर रहे तो हमें स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज अज्यूम किया जाएगा, माना जाएगा कि हम इनको लगातार फॉलो कर रहे हैं, इस साल ये फॉलो हो रही है, अगर साइलेंट है कुछ भी नहीं करते हैं।
बाकी कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये अदर कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल के अलावा, और ये वो कॉन्सेप्ट है जो कन्वेंशन है, मतलब ये वो रूल्स प्रिंसिपल्स हैं जो परंपराओं से आए हैं, मतलब प्रैक्टिस से आए हैं। ठीक है, हमने गोइंग, एक्रोनिक कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी, कन्वर्टिज्म, बिजनेस एंटिटी, मनी मैनेजमेंट, अकाउंटिंग पीरियड, ड्यूल एस्पेक्ट, मैचिंग, ये सब पढ़ लिए हैं, इनको लास्ट में रिवाइज करेंगे। अभी हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आसान से कॉन्सेप्ट बच गए हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इसका दूसरा नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल क्या होता है, पुरातन, कॉस्ट परचेज कॉस्ट है मतलब। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू क्या होता है, हमारी इनकम रिसिप्ट्स, ग्रॉस रिसिप्ट्स, कमाई। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, इसका नाम है कंप्लीट, रेवेन्यू रियलाइजेशन या रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइज मतलब पता करना, पहचान करना कि हमारी ग्रॉस रेवेन्यू इनकम्स क्या है। ऑब्जेक्टिविटी, अभी हमने पढ़ा कि क्या होने चाहिए, हमारे रूल्स ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिविटी कि अकाउंटेंसी आप कैसे करोगे, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, कोई पक्षपात के बिना, मतलब आप झूठी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करोगे। झूठी कैसे पता लगेगा, अगर आपके पास उसका एविडेंस नहीं है तो वो सच्ची ट्रांजेक्शन नहीं मानी जाएगी। एविडेंस मतलब सेल कर रहे हो, सेल का बिल होना चाहिए, परचेज कर रहे हो, परचेज का बिल होना चाहिए, कैश में पेमेंट कर रहे हो, कैश मेमो होनी चाहिए। ठीक है, तो उसका एविडेंस होना चाहिए, इसीलिए अकाउंटेंसी क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव आपका वेरीफाइएबल होना चाहिए, मतलब एविडेंस आप वेरीफाई कर सको। यस, ये सेल का बिल है, सेम अमाउंट से सेल रिकॉर्डेड है, तो ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रू। ट्रू है तो मतलब फ्री फ्रॉम बायस है, कोई उसमें धोखा नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी फॉलो हो रही है। चलिए अब हम 1 बाय 1 इनको रिवाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे डिटेल में। तीनों थ्योरी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, इनमें कुछ भी प्रैक्टिकल समझने वाला नहीं है। जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनते जाइए। क्या कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आप कोई एसेट परचेज करते हैं तो आप उस एसेट को किस पे रिकॉर्ड करेंगे, परचेज कॉस्ट पे। कौन सी एसेट? 2 तरह की एसेट होती है, करंट, नॉन करंट। किसकी बात कर रही है ये? नॉन करंट, यानी फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहे हैं कि जो भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं, जब आप उनको परचेज करते हो तो आप उनको परचेज कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। सबको परचेज कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो आपकी करंट एसेट्स होती हैं उनकी आप नेट रियलाइजेबल वैल्यू का भी ध्यान रखते हो। जैसे कि स्टॉक, स्टॉक में क्या होता है, जितने का आपने परचेज किया और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर एज पर कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट। ठीक है, डेटर है आपके, डेटर आपके बैड हो गए, कुछ डेटर पैसा नहीं दे रहे, तो आप उनको फ्यूचर में अपना डेटर नहीं बल्कि अपना लॉस मान लोगे, तो उनकी भी रियलाइजेबल वैल्यू देख लोगे। बट हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आप फिक्स्ड एसेट खरीदते हो तो वो आप हमेशा किस पे रिकॉर्ड करोगे, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी आप उसको किस पे रखोगे, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, मार्केट वैल्यू को इग्नोर करोगे। किस पे रखोगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखोगे, मार्केट वैल्यू को इग्नोर करोगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैंने 1 लाख की एसेट परचेज करी, ठीक है, उसकी बुक्स में कितनी वैल्यू होगी, क्या इफेक्ट आता है अकाउंटिंग इक्वेशन पे? 1 लाख की एसेट, फिक्स्ड एसेट बढ़ गई, मान लीजिए मशीनरी है, 1 लाख की मशीनरी बढ़ गई, बदले में 1 लाख कैश कम हो गया। ओके, नेक्स्ट ईयर वो वैल्यू उसकी क्या होगी, डेप्रिसिएशन लग गई 10,000, तो उसकी डेप्रिसिएशन लग गई 10,000, तो वैल्यू क्या होगी, 10,000 का लॉस हो गया, तो एसेट 10,000 से कम हो गई, 90,000 की रह गई। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, वो लॉस कैपिटल को कम कर देगा। क्लियर? अब उसकी कॉस्ट, हिस्टोरिकल परचेज कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख। आपने पहले साल कितने की मानी, 1 लाख की, दूसरे साल कितने की हो गई, 90,000 की। अगर मार्केट में उसकी वैल्यू 1,80,000 है तो आप किस पे रिकॉर्ड करोगे, 90,000 पे या 1,80 पे? तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स रहती है, नॉन करंट एसेट्स होती हैं, वो किस पे रहती हैं, परचेज कॉस्ट लेस
डेप्रिसिएशन, मतलब पहले साल 1 लाख परचेज कॉस्ट, दूसरे साल 1 लाख माइनस 10,000 90,000, तीसरे साल 10,000 डेप्रिसिएशन और लग गई तो 1 लाख माइनस 10 दैट इज 80,000। मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। आप कभी भी ये नहीं कि मार्केट में आपकी बिल्डिंग 1 करोड़ की हो गई, 60 लाख बढ़ा दिया, 40 लाख की है 60 लाख बढ़ा दिया, अगले दिन वो 50 लाख की रहेगी 50 लाख कम कर दिया, अगले दिन फिर 1 करोड़ 10 लाख की हुई 70 लाख बढ़ा दिया। जी नहीं, मार्केट वैल्यू को नहीं देखोगे। जब आप फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हो, कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। और जब आपकी करंट एसेट्स आती हैं जो विद इन 12 मंथ वाली, तो कन्वर्टिज्म को फॉलो करोगे कि अगर उनमें फ्यूचर में कोई वैल्यू में गिरावट आ रही है तो रिकॉर्ड कर लो, और वैल्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट हो रहा है तो इग्नोर कर दो। ठीक है, तो ये फिक्स्ड एसेट्स के लिए फॉलो हो जाएगा, करंट के लिए, नॉन करंट के लिए, ये करंट के लिए फॉलो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मूव ऑन करते हैं, दैट इज रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये हम पढ़ चुके हैं, हमने मैचिंग पढ़ा था। मैचिंग क्या कह रहा था, इस साल के खर्चों को इस साल की इनकम से मैच करके चलो। अब इस साल के खर्चे इस साल की इनकम से तो मैच होंगे एज पर मैचिंग, बट क्या इस साल के खर्चे क्या है, इस साल की इनकम क्या है? मैं कहती हूँ खर्चों को मैच करो इनकम से, पर इस साल की इनकम क्या है, किसको कहते हैं इस साल की इनकम? इस साल की इनकम का मतलब कि जो आपने इस साल अर्न करी है, चाहे कैश रिसीव हुआ है चाहे कैश रिसीव नहीं हुआ, मैं बार बार वही बात करती हूँ, जो आपने इस साल क्या करी है, अर्न करी है। अर्न करने का मतलब कि मान लीजिए मैंने आज ईयर चल रहा है मेरा 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, मैंने आज फरवरी 2020 को 1 लाख की सेल कर दी, पर मैंने उसको उधार में सेल करी। क्या इफेक्ट आता है ट्रांजैक्शन का? इफेक्ट क्या आता है? इफेक्ट ये आता है कि वो मेरी सेल किस साल की इनकम है, किस साल का रेवेन्यू है, इसी साल का। एक तरफ डेटर बढ़ा दूंगी, एक तरफ स्टॉक कम करके सेल मान लूंगी, यही करेंगे उधार पे। वो मुझे पैसा मई 2020 में देता है, मतलब जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 2020 से। तो अब ये बताइए 31 मार्च 2020 यानी 2019-20 की सेल है या 20-21 की है? तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि ये आपकी 2019-20 की सेल है, क्योंकि 2019-20 में आपने सामान सेल कर दिया, रेवेन्यू अर्न कर ली, वेदर यू हैव डन इट ऑन क्रेडिट और कैश, चाहे आपने उधार पे बेचा चाहे कैश में बेचा। उधार पे बेचा, बाद में पैसा मिल रहा है, वो दूसरी ट्रांजैक्शन है, पर सेल आपकी फरवरी में हो चुकी, 19-20 की रेवेन्यू इनकम बन चुकी। दूसरी चीज, अगर मैं कहती हूँ कि एडवांस पैसा ले लिया मैंने फरवरी में, और मैं कहती हूँ सामान आपको सेल करेंगे मई में, नेक्स्ट मई में मैं आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 1 मई 2020 में सामान सेल करूंगी, तो ये किस टाइम की सेल होगी? ये 2020-21 की सेल होगी। क्यों? क्योंकि मैंने ऑन एक्चुअल में सेल को कब रियलाइज किया है? 2020-21 में, 1 मई 2020, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में जो एडवांस ले ली, वो एक एडवांस रिसीव किया है। उसका इफेक्ट क्या आएगा? कैश बढ़ेगा, एडवांस इनकम लायबिलिटी बढ़ेगी, या तो सेल करनी पड़ेगी बदले में या पैसा वापस करना पड़ेगा। एक्चुअल में मुझे फरवरी में इनकम रेवेन्यू हुआ ही नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ एडवांस लिया है। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि आप जिस साल में एक्चुअल में अर्न कर लोगे, उस साल उसको अपना रेवेन्यू मान के रिकॉर्ड कर लोगे, चाहे कैश रिसीव हुआ है बाद में, चाहे आपने पहले ले रखा था। जब एक्चुअल में अर्निंग होगी तब रिकॉर्ड होगी। और मैचिंग क्या कहता था कि जब अर्निंग हुई है उसके लिए किए गए उस साल के खर्चों को मैच करके रिकॉर्ड करो, चाहे उनकी पेमेंट हुई है चाहे नहीं हुई, चाहे एडवांस पे हो रखा हो। क्लियर? हाँ जी, लास्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। छोटा सा बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कहते हैं
अकाउंटेंसी करते टाइम आपको ऑब्जेक्टिव रहना है। ऑब्जेक्टिव मतलब फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। पर्सनल बायस मतलब कोई आपका पर्सनल बेनिफिट, कोई लाभ या भेदभाव जो आप बायस करते हो, पक्षपात नहीं करोगे अपने सेल्फ प्रॉफिट के लिए। मतलब कि अकाउंटेंट अगर बुक्स में 10,000 की सेल है, उसको 8,000 की सेल दिखा के 2,000 जेब में रख ली। क्लाइंट से 10,000 लिए, बुक्स में 8,000 की सेल दिखाई, कहा 7,000 का सामान 10 नहीं 8 में सेल हुआ, 2,000 जेब में। तो क्या हो गया ये पर्सनल बायस, सेल्फ प्रॉफिट के लिए उसने क्या किया, ऑब्जेक्टिविटी भेदभाव किया। ठीक है, अब कहते हैं कैसे पता लगेगा 10,000 में सेल हुए या 8,000 में? कैश सेल है, उस टाइम सिर्फ अकाउंटेंट था, ऑनर वहां पे नहीं था। तो कहते हैं इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास वेरीफाइबल एविडेंस। मतलब पेज पे ऊपर आपके पास चाहे सॉफ्ट कॉपी में चाहे हार्ड बुक में आपके पास डॉक्यूमेंट एविडेंस होना चाहिए। यस दिस ट्रांजेक्शन वाज डन एट दिस अमाउंट, कि ये ट्रांजेक्शन इतने रुपए पे हुई है। सेल की ट्रांजेक्शन है तो सेल इनवॉइस होगा, परचेज की ट्रांजेक्शन है परचेज इनवॉइस होगा, इनवॉइस मींस बिल। कैश की ट्रांजेक्शन है कैश मेमो होती है। कैश मेमो मतलब एक स्लिप होती है, कैशियर जब पैसा देता है या कहीं खर्च है तो अपने साइन करता है, और जिसको कैश दिए उसके साइन करवाते हैं, जिससे क्या होता है वेरीफाई हो जाता है वो पेपर, एक एविडेंस सबूत प्रूफ हो जाता है दैट ट्रांजेक्शन वाज हैपेंड, कितने रुपए की ट्रांजेक्शन हुई है, इसमें कोई कटिंग नहीं होती। ठीक है, सेल रिटर्न आए, डेबिट नोट क्रेडिट नोट होते हैं सेल परचेज रिटर्न के। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे पास एक प्रूफ होता है, एविडेंस होता है। जब हम उस एविडेंस के बेसिस पे रिकॉर्डिंग करते हैं कि ये रहा 10,000 का बिल, 10,000 की एंट्री, 5,000 का बिल, 5,000 की एंट्री, तो जब ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है, तो इनके लिए इनका बेस क्या होता है, कोई ना कोई एविडेंस, कोई प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई है। जब हम किसी एविडेंस को बेस लेके रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करते हैं। मतलब उसमें कोई धोखाधड़ी, हमारा कोई पर्सनल फायदा नहीं होता, जैसा एक्चुअल में हुआ है वैसा ही रिकॉर्ड हो रहा है। तो हमने जो आज 3 कॉन्सेप्ट पढ़ने थे वो क्या क्या पढ़े हैं। कॉस्ट कहते हैं फिक्स एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, लेस करो तो सिर्फ डेप्रिसिएशन लेस करो। मार्केट इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, मार्केट वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज को इग्नोर करो। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट कहते हैं कि जो आपने एक्चुअल में अर्निंग करी है, ठीक है, इस साल या जिस साल भी आपने एक्चुअल में अर्न किया उस साल की रेवेन्यू इनकम मानो, चाहे कैश पहले रिसीव हुआ चाहे बाद में, चाहे अभी रिसीव हुआ है चाहे नहीं। ठीक है, कैश जिस साल रिसीव हुआ है उस साल की इनकम नहीं, उस साल का रेवेन्यू नहीं, उस साल की सेल या रिसिप्ट नहीं, ग्रॉस रिसिप्ट नहीं, बल्कि जिस साल आपने एक्चुअल में अर्न किया है, सेल हो चुकी है, आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, उस साल की वो रेवेन्यू बनेगी, चाहे कैश पहले ले लिया, चाहे ऑन द स्पॉट, चाहे आपका अभी भी पेंडिंग। क्लियर। और थर्ड कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी, कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव रहना होगा, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस रहना होगा। दैट मीन्स यू हैव टू मेक अ बेस एंड एविडेंस, अ बेस फॉर रिकॉर्डिंग एंड ट्रांजेक्शन। आपको आपके पास रिटन डॉक्यूमेंट, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, प्रिंटेड कॉपी, कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए दैट ट्रांजेक्शन वाज डन एट दिस अमाउंट, जो प्रूव करता है, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी हो, कोई भी धोखा ना हो। तो अब तक हमने ये जो चैप्टर है इसके 2 पार्ट हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS और इंडेक्स, जो ये पोर्शन, और दूसरा है कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स। तो हमने प्रिंसिपल वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया जो हमारी प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी के लिए काम आएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS, इंडेक्स हमें थोड़ी सी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसे जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने, तो उसके बाद हम क्विकली उनकी वर्डिंग समझ जाएंगे। वो पोर्शन हम आफ्टर दैट करेंगे जब हम प्रैक्टिकली अकाउंटेंसी कर लेंगे। अभी हमने कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन इस चैप्टर में कंप्लीट कर लिया है। हॉलीडेज के अंदर या जो भी आपके पास टाइम होगा, फ्री टाइम, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, इनको रिवाइज करना है, बिकॉज ये आपका बेसिस है कि जर्नल एंट्री के लिए। प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी जो हम फ्लो में करेंगे उसके लिए ये सारी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है,
हमने 3 फंडामेंटल एजम्पशन और 11 के अराउंड बाकी कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशंस पढ़े हैं। मैं आपको क्विकली एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कौन सा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अगर आप ये 5 मिनट की 10 मिनट की वीडियो लास्ट की भी देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल का हमें पता है, फंडामेंटल असम्पशन मतलब ये फॉलो हो रही है। अगर हम साइलेंट है तो मतलब ये फॉलो हो रही है। अगर फॉलो नहीं हो रही तो इनको मेंशन किया जाएगा, इसका मतलब यही है। ठीक है कि बेसिक assumption है कि these are 100% follow। फर्स्ट कहते हैं गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कहता है बिजनेस विल रन फॉर एवर फॉर अनफॉरसीन फ्यूचर। अनफॉरसीन जहां तक ना देख पाए इतनी दूर तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा। कैसे फॉलो होती है ये? हम हर साल कह देते हैं कि ये फॉलो अगले साल बिजनेस चलेगा। हम ये कहते नहीं है क्योंकि ये क्या है, फंडामेंटल। हर साल माना जाएगा अकाउंटेंसी के अंदर कि बिजनेस इज गोइंग टू बी रन फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगर अगले साल नहीं चलेगा तो मेंशन होगा कि इस साल के बाद हम गोइंग कंसर्न फॉलो करने वाले नहीं है। ठीक है। एक्रूअल कहते हैं ड्यू बेसिस, एक्रू बेसिस। जैसे ही आपने एक्सपेंस ड्यू हो गया उनको रिकॉर्ड कर लीजिए, जैसे ही इनकम अर्न हो गई रिकॉर्ड कर लीजिए। वेदर expense is paid or not, whether cash is received or not for any income। इनकम होनी चाहिए, ड्यू होनी चाहिए, एक्रू होनी चाहिए, एक्सपेंस ड्यू होना चाहिए, वो रिकॉर्ड हो जाएंगे। ज्यादा पे कर दिया प्रीपेड हो जाएंगे, कम पे किया आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे। ज्यादा रिसीव हो गया एडवांस इनकम बन जाएगी, इनकम की जगह कम रिसीव हुई एक्रूड इनकम, कैश की जगह एक्रूड इनकम एसेट आ जाएगी। क्लियर। कंसिस्टेंसी कहता है कॉन्टिन्यू, लगातार एक चीज पे बने रहो, कंसिस्ट रहो। किसके लिए कहते हैं? किसी अकाउंटेंसी में किसी ट्रांजैक्शन को करने के एक से ज्यादा मेथड है, 2 या 2 से ज्यादा मेथड है, तो आप कोई भी मेथड चूज करते हो फ्री हो, जो भी मेथड चूज करते हो, बट आपके लिए शर्त है कि आपको जो ऑप्टेड मेथड है उसको कॉन्टिन्यूसली रखना है, चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ 2 एक्सेप्शंस थे जिसमें चेंज कर सकते हैं, या तो लॉ में या स्टैंडर्ड्स में चेंज हो गया, आपकी मजबूरी चेंज करना पड़ेगा, या आपका जो नया मेथड है वो बेटर प्रेजेंटेशन दे रहा है, उस केस में भी आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट कहते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बिजनेस एंड ऑनर बोथ आर डिफरेंट आइडेंटिटीज। बिजनेस की ट्रांजेक्शन को ऑनर की पर्सनल ट्रांजेक्शन के साथ मिक्स नहीं किया जाएगा। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? that everything that is to be measured in terms of money will be recorded, otherwise will be ignored। जो ट्रांजेक्शन आप मनी में मेजर कर सकते हो उसको रिकॉर्ड करोगे, जो मनी में मेजर नहीं हो सकती, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन भी क्यों ना हो, वो आप बुक्स में रिकॉर्ड मतलब प्लस माइनस के अंदर उनको नहीं ला सकते। अकाउंटिंग पीरियड क्या कहता है कि बिजनेस की लाइफ को अनफोर्सीन फ्यूचर तक चलने वाले गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस की इतनी लंबी लाइफ को टुकड़ों में, पीरियड्स में, इंटरवल्स में बांट लीजिए। जो शॉर्ट टुकड़े हैं यानी 1 साल का जो पीरियड है इसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड। ये अकाउंटिंग पीरियड 2 तरह के हो सकते हैं, कैलेंडर ईयर भी हो सकता है जनवरी टू दिसंबर, या फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। ठीक है। ड्यूल एस्पेक्ट, पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन इस पे बेस्ड थी। ड्यूल एस्पेक्ट कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज डबल इफेक्ट। अब टेक्निकली बोले तो एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है। बट अगर मैं कहूँ डेबिट क्रेडिट हमें नहीं पता तो हम कहेंगे एक एसेट पे इफेक्ट है तो दूसरा इफेक्ट एसेट लायबिलिटी कैपिटल किसी पे भी आ सकता है। मतलब इक्वेशन बैलेंस्ड रहेगी, डबल इफेक्ट इस तरह से आएगा। ड्यूल एस्पेक्ट मतलब डबल इफेक्ट, डबल अकाउंट इफेक्ट होंगे। मैचिंग कहते हैं इस साल की इनकम्स को इस साल के खर्चों से मैच करके जो मतलब जो इस साल अर्न कर रहे हो उसके बराबर इस साल के एक्सपेंस रिकॉर्ड करो। कहने का मतलब अगर आप रेवेन्यू को ड्यू बेसिस पे, एक्रू बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको एक्सपेंस भी किस पे करना पड़ेगा? ड्यू। ऐसा नहीं कि इनकम तो तब रिकॉर्ड कर रहे हो जब आप अर्न कर रहे हो, काम करके दे रहे हो, चाहे कैश आया चाहे नहीं आया, पर खर्चा आप तब रिकॉर्ड कर रहे हो जब पे कर रहे हो, तो डिसबैलेंस हो गया ना।
आपको खर्चा भी कब रिकॉर्ड करना है, जब वो ड्यू हो गया, चाहे पे हुआ है चाहे नहीं, चाहे ज्यादा पे हो। क्लियर? तो मैच करके चलते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं फिक्स्ड एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, मार्केट वैल्यूज को इग्नोर करो। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं इस साल की इनकम जब वो अर्न हो गई, इस साल में अर्न हो गई, तो इसी साल में रिकॉर्ड करो, चाहे आपने उसके लिए कैश पे किया है, रिसीव किया है, चाहे नहीं किया। ठीक? ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं फ्री फ्रॉम बायस, एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि व्हाई द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, इज इट ट्रू दैट ट्रांजैक्शन वाज हैपेंड एट दिस अमाउंट। तो ये कैसे पता चलेगा ट्रांजैक्शन हुई है इस अमाउंट पे? अगर हमारे पास क्या होगा, वेरीफाइबल एविडेंस, जिसको हम वेरीफाई कर सकें। जैसे हमने सेल कर दी तो हम क्लाइंट को फोन करके पूछ सकें क्या आपको, आप इतने में सामान लेके गए हो, वो कहेगा हाँ जी, वेरीफाइबल, झूठे बिल भी नहीं होने चाहिए। ठीक है? कन्वेंशंस क्या कहती है, फुल डिस्क्लोजर पढ़ा था हमने कि अगर कोई आइटम इंपॉर्टेंट है, मटेरियल है, तो उसको फुली डिस्क्लोज करो, चाहे वो क्या हो, नॉन मॉनेटरी हो। मॉनेटरी है तो रिकॉर्ड करेंगे मनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, नॉन मॉनेटरी तो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, मतलब प्लस माइनस में इसको मेजर नहीं कर पाएंगे, बट उसके बारे में रिटर्न में लिख तो सकते हैं कि ये घटना हुई लैंग्वेज में, इंग्लिश में, तो फुल डिस्क्लोज तो कर सकते हैं। तो उसका फुल डिस्क्लोजर देना जरूरी है। अगर वो क्या है, मटीरियल, मटीरियलिटी कहते हैं कि मटीरियल कब है कोई आइटम, अगर उसको जानने से हमारा पुराना डिसीजन बदल जाए, मतलब उसके पता होने से पहले हमारा डिसीजन अलग था और उसके पता होने के बाद हमारा जो डिसीजन है वो चेंज हो गया, देन दैट इज मटीरियल। तो अगर वो नॉन मॉनेटरी है बट मटीरियल है तो फुल डिस्क्लोज होगी। क्लास में कन्वर्टिज्म प्रूडेंस कई बार पढ़ चुके हैं, कहता है फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस को काउंट करो, रिकॉर्ड करो, बट फ्यूचर पॉसिबल इनकम को इग्नोर करो। इसी से हमारे सामने क्या बात आई कि कॉस्ट और एनआरवी में से लोअर ले लो, क्योंकि अगर कॉस्ट से मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो फ्यूचर पॉसिबल इनकम है, इग्नोर कर देंगे, कॉस्ट लोअर है, कॉस्ट को ले लेंगे। अगर कॉस्ट से मार्केट वैल्यू गिर गई तो फ्यूचर पॉसिबल लॉस है, तो कॉस्ट को छोड़ देंगे, मार्केट वैल्यू एनआरवी लोअर है, इसको ले लेंगे क्योंकि फ्यूचर पॉसिबल लॉस को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आपको जो नोट्स मिलते हैं, आपको प्रॉपर नोट्स को पढ़ना है, शॉर्ट्स में इनको लिखना है अपनी लैंग्वेज में। ठीक है? इस चैप्टर का हमने ये जो पोर्शन करना था, जो हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से पहले करने वाला पोर्शन था, वो हम अब कंप्लीट कर चुके हैं। लाइव सेशन में हम डाउट सेशन रखेंगे, रिवीजन रखेंगे इन कॉन्सेप्ट्स की। किसी को किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है कि समझ ही नहीं आया, या आपको कोई थोड़ा बहुत डाउट है, लैंग्वेज में डाउट है, तो आप मुझे लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।